एजुकेशन भी लेते हैं, फिर किचन संभालते हैं। हमारी अनपढ़ जो माँ होती है वो भी किचन संभालती है। तो हमारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे होने का मतलब लोगों को समाज में क्या लगता है कि पढ़ लिख करके नौकरी कर लो, बस इतना ही काम है। पढ़ा लिखा होना और जानकार होना दोनों अलग बातें होती है। पढ़ा लिखा होना और समझदार होना, जागृति आना, जानकारी आना दोनों अलग बातें होती है। क्या हमारी माँ जानकार नहीं है? क्या अनपढ़ है तो जानकार है ना? क्या हमारी चाची काकी ईमानदार नहीं है? क्या अनपढ़ है तो है ना? निष्ठावान है ना? तो पढ़ा लिखा होना क्या मतलब होता है, समझदारी क्या होती है, ये बातें आपको जानने की जरूरत है। मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे एक बात जरा आप लोग बताइएगा, समझदारी से बताइए। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, अनपढ़ लोग भी बैठे हैं। डॉक्टर पैदा होता है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है ना? वकील पैदा होता है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है ना? और इंजीनियर पैदा होता है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है। यानी डॉक्टर पैदा नहीं होता है, बनाया जाता है। वकील पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। इंजीनियर पैदा नहीं होता है, बनाया जाता है। तो क्या मूर्ख पैदा होता है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है ना। आजादी का 74 साल बीत गया। इस देश पे बीजेपी ने क्या किया? 19 साल राज किया। कांग्रेस ने 55 साल राज किया। उन लोगों ने मिलकर के हमारे समाज को केवल मूर्ख बनाया है। तो क्या भी मूर्ख बनना चाहते हैं? नहीं ना। इसके लिए संगठन का निर्माण किया गया है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जिस देश में अहिर, कुनबी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, लोधी, चमार, कोरी, पासी, ये जो जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये जो लोग रहते हैं, इनको ये बात समझनी होगी, जाननी होगी कि हमारे समाज के लोगों को हमेशा के लिए जो मूर्ख बनाए हैं, हमें मूर्ख नहीं बनने देना है। साथियों, इस देश में आजादी का 74 साल बीत गया और जिस देश की व्यवस्था पे, सत्ता पे कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया, उन दोनों ने मिलकर के हमारे समाज के लोग को मूर्ख बनाया। तो अगर मूर्ख बनने का प्रोग्राम ऐसा ही चलता रहा तो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो केवल एजुकेशन और किचन तक सीमित हैं, उनको ये बात जानने और समझाने के लिए हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों का कैडेट ट्रेनिंग चलाया जाता है, प्रशिक्षण लगाया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाता है कि पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है। अभी दूसरी भ्रांति क्या है पढ़े लिखे लोगों की? पढ़े लिखे लोगों का मतलब समझाते हैं आपको। बहुत पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या? हमारे पास डिग्री है। क्या है? डिग्री है। उससे हमने क्या की? नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। और जब फॉर्म अप्लाई किया और नौकरी के लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमने तैयारी की और तैयारी करने के बाद हमें नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद क्या हुआ? हमने शादी ब्याह किया ना? शादी ब्याह, बीवी बच्चे लेके चले आए, बच्चों की शादी की, फिर नाती पोता को खिलाते हैं और फिर बुढ़ापा आता है, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक हमारी पढ़ाई समझ में आती है। हमारे लोगों के बीच में एक और है, क्या बोलते हैं? बिटिया को लोग क्यों पढ़ाते हैं? ताकि अच्छा ससुराल मिले, दूल्हा अच्छा मिले। बिटिया तो इसलिए पढ़ाते हैं ना, अच्छा ससुराल मिले, अच्छा दूल्हा मिले। और क्या बोलते हैं? भैया बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। अच्छा बताइए, खराब कहने से ठीक हो जाएगा क्या? मैं यहाँ हल्दी हल्दी कहूंगी, आप पीले हो जाएंगे, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बीजेपी कांग्रेस का फंडा है। हल्दी हल्दी कहने से हमारा समाज पीला हो जाता है, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, समाज को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीबी का मुद्दा उठाता है, हमारा समाज अमीर हो जाता है, गरीबी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मेरे अनुमान से कहती हूँ, मैं अगर गुड़ गुड़ कहूँ, आपका मुंह मीठा होगा क्या? नहीं ना, गुड़ को खाना पड़ेगा तब मुंह मीठा होगा। तो वैसे ही साथियों, हमारे समाज में क्या है, जमाना जिन लोगों ने खराब किया उनके विरोध में हमें हमारी बेटियों और महिलाओं पुरुषों को खड़ा होना पड़ेगा ताकि जमाना ठीक हो सके। जमाना खराब हमारा है तो क्या पड़ोसी ठीक करने आएगा क्या? बेटा और बेटी हम पैदा करते हैं तो क्या पड़ोसी के भरोसे पैदा करते हैं? नहीं ना, अपने भरोसे पैदा करते हैं। कहने का मतलब ये घर आपका है,
ये घर आपका है, कोई अजनबी आके रहने लगे, आप कुछ मत बोलो तो क्या पड़ोसी बोलने आएगा? नहीं ना। लेकिन अगर अपने एक बात बोली तो पड़ोसी 10 बात बोलेगा। कहने का मतलब स्वयं से हमें पहले पहल करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने जो पहल आज की है, यहाँ पे जो कार्यक्रम लगाया है, महिलाओं, बेटियों, छात्राओं, पुरुषों में जागृति का निर्माण करने का आपने ये पहल किया है, उसके लिए हम लोगों को जानना और सुनना समझना पड़ेगा। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब सिर्फ क्या होता है? डिग्री का कलेक्शन। अगर आप चाहते हैं, आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं, आप चाहते हैं आपका जो दिमाग है वो समाज के लिए प्रयोग हो, उदाहरण बताते हैं। यहाँ पे बकरी बांध दी जाए, खूंटा गाड़ के बकरी बांध दो, जितनी लंबी वो बकरी की रस्सी होगी उतने दूर का घास खाएगी और चुपचाप आगे बैठ जाएगी। दोबारा भूख लगे तो या तो रस्सी तोड़ के भागे या तो भूखे मर जाए, यही तो दो चारा है। या तो रस्सी तोड़ के भागे या तो भूखे मर जाए। वैसे हमारी शिक्षा है, अगर हमने समाज के बीच में जाकर के अपने समाज के लोग को जागृति नहीं दिया तो हमारी शिक्षा भी क्या है? मरने के समान है। यानी या तो घर बार छोड़ के, कहने का मतलब यहाँ छोड़ना नहीं है, समझाना है। अब बकरी बोल के तो आपसे कहेगी नहीं भाई मेरा खूंटा थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ी सी घास खाऊंगी। उसके पास तो उसकी बोलचाल की भाषा हमें समझ में आएगी नहीं, लेकिन हम इंसान है, हम तो बोल सकते हैं ना। हम बोल के समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जागृति का सिद्धांत क्या होता है? हमारे समाज में हम महिलाओं को सब कुछ मुफ्त में मिला है। अगर पति मास्टर है तो हम मास्टराइन बन जाते हैं, बनते हैं ना। अगर पति डॉक्टर है तो हम डॉक्टराइन बन जाते हैं। अगर पति कलेक्टर है तो हम कलेक्टराइन बन जाते हैं। यानी मुफ्त में मिल जाता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पति हमारा कहीं का कोटेदार है तो कोटेदार की जो बीवी होती है उसको कोटेदार की जो है पद मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है साथियों, हमें जो कार्यभार मिलता है, हमने कोई आंदोलन नहीं किया फिर भी हमें मिलता है। हमारे महापुरुषों ने क्या किया? जागृति का सिद्धांत बताया। जागृति का पहला सिद्धांत होता है समाज में दोस्त और दुश्मन की पहचान। दूसरा होता है दुश्मन की क्या ताकत है। तीसरा होता है दोस्त की क्या ताकत है। चौथा होता है दुश्मन की क्या कमजोरी है। पांचवा होता है दोस्त की क्या कमजोरी है। जिन लोगों को 5 चीजों की जानकारी होती है वही व्यक्ति जागृत कहा जाता है, वही व्यक्ति समझदार कहा जाता है। किसी दादी से पूछो कि ब्राह्मणों की व्यवस्था कैसी थी तो दादी कहेंगी अरे जब वो आते थे तो हमें खटिया छोड़ के उठना पड़ता था, बहुत खराब व्यवस्था थी, है ना। समझदार मानते हैं उनको हम, उन्हें समझदारी है। दोस्त और दुश्मन की पहचान है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। पहले क्या होता था, हमारी बेटियों को अगर बेटी पैदा होती थी उसकी माँ दूध पिलाती थी, माँ के स्तन पे धतूरा लपेटा जाता था, धतूरा जिसको अफीम कहते हैं, और बेटी को पिलाती थी जब माँ उस दूध को, तो बेटी मर जाती थी। बेटी का जन्म नहीं लेने देते थे लोग। बेटी को जो हौद होता था, दूध का जो हौद होता था, हौद में दूध भर के बेटी को डुबो डुबो के मारते थे। पहले क्या होता था, बेटी की शादी जब की जाती थी तो टोली पहले ब्राह्मण के घर जाती थी। 7 दिन वहां उसका शुद्धिकरण होता था। अगर बेटी हमारी गर्भ में आ गई, उसका पहला अगर बेटा पैदा हो गया, बेटी के गर्भ से पहला बेटा अगर पैदा हो गया, यानी महिला के गर्भ से पहला बेटा अगर पैदा हो गया, उस बेटे को गंगा में दान करना पड़ता था। क्यों? जब पहलौटी बेटा होता है ना, यह बेटिया होती है बहुत समझदार होती है, मजबूत होती है, हष्ट पुष्ट होती है। अगर बाप का नाम जान जाएगा तो वसीयत में मांग करेगा ना, इसके लिए उसको क्या करते थे, गंगा में दान कर देते थे। साथियों, हमारी महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया, महिलाओं के कमर के ऊपर भी कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनने का अधिकार दिया गया, इतना ही नहीं, अगर कोई बाबू साहब दिखाई देते आ रहे रास्ते थे तो महिलाओं को दोनों हाथ ऊपर खड़ा करना पड़ता था, ऐसे करके अपने स्तन को ढक नहीं सकती थी, ऐसा कानून था। आज हम नहीं कहते आपकी साड़ियां और सूट बड़े अच्छे हैं, लेकिन जितने हैं शरीक है, कहीं से फटे नहीं है, शरीक है ना, कहीं से फटे नहीं है। इनकी जो पत्नी थी माता रमाई, उनकी साड़ियां टुकड़ों में फटी होती थी, गांठ लगा के पहनती थी। हमारी महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हमारा समाज जो यहाँ बैठा हुआ है, हमारे समाज को, ये जो हमारा समाज यहाँ बैठा हुआ है, इस समाज के लोगों को
मरे हुए जानवर का मांस खाना पड़ता था, वो भी कौन, जो सड़ जाता था। पहले जब हमारे लोगों को भूख लगती थी तो लोग ऊपर देखते थे, क्यों, गिद्ध कहाँ मंडरा रहा होगा, जहाँ गिद्ध उड़ रहा होगा वहाँ जानवर मर के सड़ गया होगा, तो थालियां पीटी जाती थी। उस मरे हुए सड़े हुए जानवर को खाने के लिए एक तरफ से कुत्ता दौड़ता था, एक तरफ से जो है इंसान दौड़ता था। तो कुत्ता आज कहता था, अरे तुम इंसान होकर के हमारा हिस्सा खा रहे हो। ऐसा जमाना था। जिस तालाब में कुत्ते भी टट्टी करते थे वहां का पानी पीने का अधिकार हमारे समाज के लोगों को नहीं था। आज क्या है, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं ना। आपको ट्रेन का सफर करना पड़े या बस का सफर करना पड़ेगा, अगर साथ में आपने बोतल नहीं रखा है पानी का तो पानी खरीद के कॉफी न बिस्लरी का पानी हम पीते हैं। यहाँ तक कि इस देश के विकास के बारे में हमारे लोग जो ऊंची व्यवस्था में बैठे, शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो शासन को चला रहे हैं, इतनी खतरनाक यहाँ की व्यवस्था हो गई है। अगर आप शहर में चले जाओ और आपको टट्टी और पेशाब लगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टट्टी पेशाब भी करने के लिए जमीन नहीं है शहर में, पैसा देना पड़ता है तब जाके टॉयलेट यूज किया जाता है। बताओ, इस देश का विकास के जहाँ पे टट्टी पेशाब करने के लिए पैसा देना पड़ता है। खाने पाने की बात अलग की है। तो इतना खतरनाक क्या की व्यवस्था बनाई गई। तो साथियों, हमें ये बात जाननी समझनी होगी, जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, सिंधु घाटी सभ्यता में आप महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। मैं राजा की बात कर रही, रानी की बात नहीं कर रही, राजा हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ये महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। आप साथियों, आपको कुछ बातें बहुत गंभीरता से समझनी होंगी। जब मातृ प्रधान देश था तो महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। अगर आज पुरुष प्रधान देश है तो यहाँ बैठे सभी पुरुषों को राजा होना चाहिए था। कोई है क्या? नहीं है ना कोई राजा। कहने का मतलब यह है, जब मातृ प्रधान देश था तो महिलाएं देश की राजा थी। अगर पुरुष प्रधान देश बनाया गया तो यहाँ बैठे सभी पुरुषों को राजा होना चाहिए था, लेकिन कोई भी पुरुष राजा नहीं है। बल्कि क्या है साथियों, हमारे पुरुष वर्ग को भी आज लोग नरेगा में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके यहाँ कोई चौक होगा ना, कोई घंटा घर होगा, कोई चौराहा बाईपास होगा, सुबह 8 बजे वहां जाइए तो 500 लोग वहां खड़े होंगे किस नरेगा में जाने के लिए। पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों को राजा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पुरुष भाई राजा नहीं बने। तो अगर हम चाहते, हम महिलाएं चाहती है, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति इस देश में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, डीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सके, तो हम महिलाओं को, महापुरुषों के विचार को जानकर समझकर इस देश की व्यवस्था में दखल देने के लिए रोड पे निकल के आना होगा। रोड पे निकलने का मतलब, जो सरकार ने हमारी व्यवस्था को खराब किया है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, रैलियां, भाषण, संभाषण, चक्का जाम करना होगा, पहला। दूसरा, अगर हमारे पुरुष भाई चाहते, हमारे पुरुष भाई ये चाहते हैं कि उनके समाज में उन लोगों को, वो जिन बेटे और बेटी को पैदा किए हैं, उसे मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट का अधिकार मिल सके, तो हमारे पुरुष भाइयों को उनके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, 4 लोग रहते हैं, चारों में से किसी एक महिला को निकाल के सामाजिक परिवर्तन में समय लगाना होगा, समय देना होगा, प्रोत्साहन करना होगा। पहला, महिलाओं को पुरुषों के लिए आंदोलन करना होगा। दूसरा, पुरुषों को महिलाओं का सहयोग करना होगा। तीसरा, अगर हम दोनों ने मिलकर के ये काम नहीं किया तो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं केवल 2 बच्चे पैदा करो, हम कहेंगे बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जिन बेटे और बेटी को हमने पैदा किया उन्हें गुलाम पैदा किया, इसीलिए गुलाम पैदा करने से बढ़िया है पैदा ही मत किया जाए। अगर कहने का मतलब ये है साथियों, हम लोगों को ये प्रण लेना होगा, ये समझना होगा, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, हिंदू होके मरूंगा नहीं, मेरे बस में है। वैसे आप महिलाओं और पुरुषों को ये प्रण लेना होगा, आप गुलाम भारत में पैदा हुए, आपके बस में नहीं था, गुलाम होके मरेंगे नहीं, आपके बस में है।
तो आप लोगों को ये काम करना होगा ताकि आने वाला जो बच्चा है, आने वाला जो भविष्य है, उसके लिए हम लोगों को ये आंदोलन चलाना होगा, लगातार आंदोलन चलाना होगा। साथियों, क्यों चलाना होगा? हमारे महापुरुषों ने जिनके गले में हानि, कमर में झाड़ू था, आपके गले में टाई और कमर में बेल्ट लगा दी, लगाई ना। आज हमारा समाज जो नौकरी करता है पुलिस की, अपने कमर में रिवाल्वर टांग के चलता है, ये महापुरुषों की देन है। तो हम लोगों को जो अधिकार मिला, हमारे महापुरुषों ने 1848 लेके 1956 108 साल का संघर्ष किया। 108 साल के संघर्ष के बाद हमारे गले में टाई, कमर में बेल्ट आई, हम महिलाओं की सरिक साड़ी आई, हम कॉफी बिस्लरी का पानी पीते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं। हमारे समाज में जिन लोगों को लोग क्या कहते थे, ये चमार है, कोरी है, पासी है, अहिर है, कुंभी है, कुशवाहा है, मौर्य है, निषाद है, जाति के नाम उनके साथ व्यवहार किया जाता था। आज उस समाज में क्या कहना पड़ता है? मास्टर साहब नमस्कार कहते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, कलेक्टर साहब नमस्कार। एक तो कलेक्टर, दूसरे साहब, तीसरे नमस्कार, तीनों मान सम्मान का शब्द प्रयोग होता है। जो ऊंची अवस्था में ब्राह्मण है, इसको हजम होगा क्या? नहीं होगा हजम ना। तो जब हजम नहीं होगा तो ये क्या कर रहा है, आपको बताना चाहते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के विद्वान आदमी और भारत में आने के बाद 3 गुरु बनाते हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिराव फुले। बुद्ध के पास कोई डिग्री थी क्या? पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, थी डिग्री? नहीं थी। कबीर साहब के पास नहीं थी। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, मसी कागज छयो नहीं, कलम कही नहीं हाथ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत के प्रणेता, शिक्षा के जनक, महिलाओं के उद्योगकर्ता, यानी महिलाओं के सृजनकर्ता, महिलाओं को न्याय की बात कराने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो महापुरुष पैदा हुए, आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कक्षा 7 पास थे। कोई डिग्री नहीं थी, कक्षा 7 पास थे। और आपका लोग मुंबई जाते, मुंबई हमारे लोग कमाने जाते होंगे, टहलने जाते होंगे, वहाँ का रेलवे स्टेशन जो बना है ना, आपके पुरखा ज्योतिराव फुले ने बांधा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में किसी नदी का उद्घाटन करने गए थे, बांध का, 2 ही महीने बाद ढह गए। हमारे पुरखा ने कब का बनाया, अभी तक है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं हर काम करने और वो ढह जाती है। एक उदाहरण और आपको बताते, आप लोगों को इज्जत घर मिल रहा होगा, मिल रहा ना इज्जत घर, शौचालय, मोदी जी की तरह शौचालय मिलता है ना। वो शौचालय कितने प्रयोग करते हैं आप लोग? हाँ, कंडा लकड़ी भरे हैं आप। हाँ, कंडा लकड़ी भरे। वो देखिए बता रहे हैं सर कि कंडा लकड़ी भरते हैं। वो शौचालय प्रयोग में नहीं था, क्यों? 2 साल बाद उसमें ध्वस्त हो जाता है। हमारे पुरखा ने 108 साल के बाद हमें अधिकार दिया, जिसका ये खामियाजा रहा कि समाज में 1950 की पहले डॉक्टर वकील प्रोफेसर नहीं थे और अधिकार संविधान में दिया, डॉक्टर वकील प्रोफेसर पैदा हो गए, अपना मान सम्मान ले रहे हैं। वो लोग भी अधिकार क्या दे रहे, शौचालय का अधिकार दे रहे हैं। और शौचालय देने के बाद भी क्या है, आज हमारे लोग उसमें कंडी और लकड़ी भर रहे हैं, क्योंकि वो यूज में नहीं आ रहा है। और उसको नाम क्या, इज्जत घर। साथियों, इस देश में 5000 बच्चे जो होते हैं एक दिन में कुपोषण से मर जाते हैं। कुपोषण कोई बीमारी नहीं है। कुपोषण का मतलब 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं मिलती है, उसे कुपोषण कहा जाता है। जिस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिले, उसे कुपोषण कहा जाता है। तो कुपोषण नाम लगता है बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी बीमारी है। शब्दों का बड़ा माया जाल है, आपको समझना चाहिए। आपको शब्द समझाते हैं। एक शब्द होता है उर्दू का तलाक। उर्दू का शब्द है तलाक, उसको हिंदी में कहते हैं हत्यारा, इंग्लिश में बोलते हैं मर्डर। तो पंजाब में क्या हुआ, पति ने अपनी पत्नी से कहा आज मार्केट चलना है। पत्नी मार्केट गई, वहां से साड़ी और जेवरात लेकर के आई, साड़ी और गहने लेकर के आई। जब साड़ी और गहने लेकर के आई तो पति ने कहा जरा पहन के दिखाओ। जब पत्नी पहन के आई तो पति ने कहा बहुत कातिल लग रही हो। जब पति ने कहा बड़ी कातिल लग रही हो तो पत्नी ने कहा अच्छा रुको, चाय तो बनाया है, समोसा भी तलते हैं और बैठ के साथ में खाते। अगर पति ने कहा होता हत्यारी लग रही हो तो चाय गरम हो तो मुंह पे फेंक देती ना।
कहने का मतलब अगर ये कहे सरकार कि तुम्हारे बच्चे को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती है, तुम्हें 5000 बच्चे मर जाते हैं कुपोषण से, तो आप ऐसी सरकार को 1 मिनट के अंदर आंदोलन करके हटा दोगे। तो इसीलिए क्या कहती, कुपोषण मतलब बहुत बड़ी बीमारी आती है। तो शब्दों का हमें खेल समझना चाहिए। अगर शब्दों का खेल हमें समझ में आएगा तब जाकर के अपनी विचारधारा को हम प्रतिस्थापित कर पाएंगे। अब क्या शब्दों का खेल है, जैसे उदाहरण देके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, ये ऊंची अवस्था में बैठे लोग हैं, ब्राह्मण लोग, वो क्या कहते हैं, देखो आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू, अगर हिंदू में बंटवारा किया तो सत्ता मुसलमान के हाथ में आ जाएगी और भारत पाकिस्तान बन जाएगा। तो हमारे लोग क्या करते हैं, हिंदू के नाम पे वोट कर देते हैं, हिंदू के नाम पे वोट कर देते हैं। जैसे आपने हिंदू के नाम पे वोट कर दिया और आप जब गए आपने क्या कहा, भाई हमने हिंदू के नाम पे वोट किया है, आप हमारे विधायक सांसद हो, हमें हमारे बच्चे को नौकरी देना, हमारी बेटी को नौकरी देना है, ये प्रमाण पत्र है, यानी बेटी का जो नौकरी का आया है प्रमाण पत्र, ये दे दो। तो क्या कहेगा, जाति सर्टिफिकेट दिखाओ, कौन से जाति के हो। जब वो लिया था वोट तो हिंदू थे, अधिकार के नाम पे चमार कोरी पासी अहिरकुंडी कुशवाहा में बढ़ जाते। और उनके अगर इतिहास को आपको पता हो, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने 1875 में लिखा, आर्य समाज सत्यात नामक एक पुस्तक लिखी, सत्यात प्रकाश नामक एक पुस्तक, इसमें लिखा हिंदू का अर्थ काला चोर गुलाम होता है, हिंदू का अर्थ काला चोर गुलाम होता है। ये शब्द हमें स्वीकार नहीं है। अगर ये ऊंची अवस्था के लोग आपको कहे आप काले लोग हो, आप चोर लोग हो, आप गुलाम लोग हो, आप हमें वोट कर दो, देने वाले हैं क्या? नहीं ना। इसलिए आपको समझा रही हूँ साथियों कि आपको अपना इतिहास जानना होगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अगर कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती। अब इतिहास कैसे जानना होगा? हम लोगों को ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ संगठन आपके बीच में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात आपको समझाते। बुद्धा के समय में इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। उस समय महिलाओं का स्थान कहीं पे नहीं रखा गया था। बुद्ध के समय में एक महिला थी जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली राजमहल की राजनर्तकी थी, उनसे अच्छा कोई नाच नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा, अम्रपाली के समय में बुद्धा जो है वो क्रांति चला रहे थे, क्रांति कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। बुद्धा ने से अम्रपाली ने पूछा, बुद्धा आपकी जवानी की उम्र 29 साल की उम्र थी लगभग।